अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज के प्रोग्राम में आज दुनिया के साथ में हम खास तौर पर बात कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे होंगे मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आप जानते हैं कि गुज़श्ता 74 सालों से हिंदुस्तान ने मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर को ज़ेर तसल्लुत रखा है और 5 अगस्त 2019 के बाद से भारतीय फ़ौज ने मकबूजा वादी को खुली जेल में तब्दील कर रखा है। गुज़श्ता 7 दहाइयों से यहाँ भारतीय मज़ालिम और कश्मीरियों को जिदोजहद के हवाले से बड़े वाक़यात क्या क्या हुए हैं, क्यों हुए हैं, कब हुए हैं, ये सारी तफसील एक पैकेज में। कश्मीर बरसगीर पाको हिंद के शुमाल मगरब में वाक़ रियासत का कुल रकबा 69,547 मुरब्बा मील है। 1947 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, जब भारत ने फौज कशी करते हुए 27 अक्टूबर 1947 को यहाँ अपनी फौजें उतार दी। ये दिन आज तक कश्मीर की तारीख में स्याह दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस वक्त भारत 39,102 मुरब्बा मील पर नाजायज तौर पर काबिज है, जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। इसका दारुल हुकूमत श्रीनगर है। रियासत का बकिया इलाका आजाद कश्मीर कहलाता है, जो कि 25,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। इसका दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। रियासत की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जिसमें से 25 लाख आजाद कश्मीर में है। 1846 में अंग्रेजों ने रियासत जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपयों के एवज डोगरा राजा गुलाब सिंह को फरोख्त किया। कश्मीर की 80% से ज्यादा आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का सिलसिला हिंदू राजा के दौर से शुरू हुआ है। तकसीम हिंद के बाद हिंदू महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ अल्लाह का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग का आगाज हो गया। सलामती कौंसिल की मुदाखलत पर 1 जनवरी 1949 को जंग बंदी हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की 1948 में मंजूर शुदा करारदादों में भारत और पाकिस्तान को कश्मीर से अफवाज निकालने और वादी में इस्तवाब राय से मामला हल करने का कहा गया। भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने राय शुमारी करवाने का वादा कर लिया, मगर बाद अज़ां भारत इससे मुनहरिफ हो गया। पाकिस्तान ने भारत से आजाद कराए गए इलाके में आजाद कश्मीर की रियासत कायम कर दी और भारत ने फौज कशी के जरिए बकिया इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया, जो अभी तक जारी है। गुज़िश्ता 74 सालों से तनाज़े कश्मीर चल रहा है और दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी की फिजा बरकरार है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जनवरी 1989 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक 95,875 अफराद को जान बहक किया गया है, जिनमें से 7,195 लोगों को सरकारी तहवील में तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद किया गया है। 1,62,262 अफराद को कैदोबंद की सौबतों से दो चार किया गया है। 1,10,433 घरों और दुकानों को जलाया गया है। 22,934 खवातीन बेवा हो चुकी हैं, जबकि 1,07,842 बच्चे यतीम हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 से अब तक मकबूजा कश्मीर में 442 अफराद को शहीद किया गया है, जिनमें से 67 लोगों को सरकारी तहवील में कत्ल किया गया। 584 कश्मीरी नौजवानों को बशमूल बच्चों के पैलेट गन्स के जख्मों से उन्हें बैनाई से महरूम किया गया है, जिनमें से 24 अफराद दोनों आंखों से महरूम कर दिए गए हैं। सिचुएशन क्या है, कैसे क्रिएट हुई है और अभी क्या हो रहा है मकबूजा वादी के अंदर, ये तो सारी चीज़ें आपने इस रिपोर्ट में जान ली। अभी आपको बताएं कि आज के इस खास दिन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना सामने आया है कि सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं और कश्मीरी अवाम की जो उमंगें हैं, उनके मुताबिक तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। यौम स्याह के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय काबिज़ अफवाज के 7 दहाइयों के जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म मजबूत है। हम कश्मीरी अवाम का बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी दुनिया के तमाम आज़ादी पसंद लोगों के लिए मशअले राह बने हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से आज भारत पर RSS नज़रिए की हुक्मरानी है, जिसमें मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात के साथ फ़ौजी मुहासिरा, मीडिया ब्लैकआउट और दीगर पाबंदियाँ आयद हैं। मकबूजा वादी में मावराए अदालत कत्ल, जाली मुकाबले, इसमत दरी के वाक़यात और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शक्ल में इंसानी मसाइब नाकाबिले बयान हैं।
وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارت مضموم مقاصد کے لیے یہ جو اقدامات کر رہا ہے اس کے ذریعے مقبوضہ وادی کی جغرافیائی حیثیت اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، جب بات ہو رہی ہے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جب بات ہو رہی ہے یہاں جد و جہد کرنے والوں کی، یہاں قربانیاں دینے والوں کی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں اور حریت کے سالار بزرگ رہنما سید علی گیلانی کا ذکر ہم یہاں نہ کر رہے ہوں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کشمیری لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور غاصب بھارتی ریاست کے جبر و استبداد اور ناجائز تسلط کے خلاف جد و جہد میں گزاری۔ کشمیریوں میں جذبہ حریت زندہ رکھنے کے لیے ان کے قائدانہ کردار کے حوالے سے ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ موجود ہے۔ پہلے یہ رپورٹ آپ کو دکھائیں گے، پھر ان کے اس اہم کردار کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور جو مظالم ان کے ساتھ روا رکھے گئے بھارت کی جانب سے، اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ کشمیر کے سالار اور حریت کے عظیم رہنما سید علی گیلانی نے اپنی ساری زندگی وادی کشمیر پر بھارتی تسلط اور اس کے جبر و استبداد کے خلاف جد و جہد میں گزاری ہے۔ 29 ستمبر 1929 کو ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور میں پیدا ہونے والے اس مرد مجاہد نے کبھی بھارتی قبضے کو تسلیم نہیں کیا اور وہ مقبوضہ وادی کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی انتھک محنت اور جد و جہد میں مگن رہے ہیں۔ جد و جہد آزادی کے دوران انہوں نے متعدد بار قید و بند کی صعوبتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، لیکن اپنے اصولی موقف اور پاکستان سے والہانہ محبت و عقیدت سے کبھی منحرف نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے رکن کی حیثیت سے شروع کیا اور بعد میں جد و جہد آزادی کے لیے الگ جماعت تحریک حریت بھی بنائی تھی، جو کل جماعتی حریت کانفرنس کا حصہ ہے۔ سید علی گیلانی پہلے کشمیری حریت رہنما تھے، جو معروف عالمی مسلم فورم رابطہ عالم اسلامی کے بھی رکن تھے۔ مجاہد آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم و ادب سے بھی شغف رکھتے تھے اور علامہ محمد اقبال کے بہت بڑے مداح تھے۔ انہوں نے اپنے دور اسیری کی یادداشتیں ایک کتاب کی صورت میں تحریر کی، جس کا نام روداد قفس ہے۔ عظیم حریت رہنما نے بہت عرصہ بھارتی جیلوں میں گزارا ہے۔ انہوں نے زندگی بھر کی سختیاں، جیل کی صعوبتیں اور بھارتی فوج کے تشدد کو اسی امید پر برداشت کیا کہ انہیں کشمیری عوام ایک پرعزم، پروقار اور ایک موقف پر ڈٹے رہنے والے ہیرو کے طور پر اپنے ذہنوں میں نقش رکھیں۔ سید علی گیلانی 1990 سے لے کر اپنی موت تک بھارتی حکومت اور اس کی پالیسیوں کے سامنے سیسا پھیلائی دیوار بن کر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے انہیں آزادی پسند رہنماؤں میں بمتاز مقام حاصل تھا۔ سید علی گیلانی کشمیر میں پاکستان کی آواز تھے، جس کی پاداش میں انہوں نے زندگی کی آخری 12 سال بدترین علالت کی حالت میں سفاک دشمن کی اسیری میں گزار دیے۔ ایسے وقت میں جب انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت تھی، بھارتی سرکار نے انہیں جبرن نظر بند کیے رکھا۔ اسی لیے مرحوم گیلانی کی وفات کو قتل قرار اور اس کا ذمہ دار بھارتی حکومت کو سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کی انتہا پسند حکومت نے جان بوجھ کر انہیں طبی سہولتوں سے دور رکھا۔ کشمیری نوجوانوں میں جذبہ حریت اور فکر حریت پوری آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اس کا اندازہ بھارت کے اس خوف سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب سید علی گیلانی دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جو بھارت ان کی حیات میں پریشان تھا، ان کی موت پر بھی گھبرا گیا۔ مرحوم کے جسد خاکی کو شہداء کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لانے کی اجازت نہیں دی گئی، بندوقیں تان لی گئیں اور وادی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ شاہد غاصب بھارت حریت کا دشمن جان گیا تھا کہ یہ جنازہ کشمیر پر قبضے کی طویل تاریخ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ سید علی گیلانی مرحوم جان کی بازی تو ہار گئے، لیکن جاتے جاتے وہ سبق سکھا گئے کہ آنے والی نسلیں تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ غاصب دشمن کی زنجیروں کو توڑ کر اس کے غرور کو خاک میں نہ ملا دیں۔ ان کی عظیم کارناموں اور تحریک آزادی کے لیے قربانیوں کو ایک تحریر میں سمونا سورج کو چراغ دکھانے کی مترادف ہے۔ مرحوم بزرگ رہنما کا نعرہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، آج کل مقبوضہ وادی میں ہر شخص کی زبان پر ہے۔ اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور مقبوضہ وادی جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، ہماری شہرگ ہے جو ہم سے کسی طور الگ نہیں کی جا سکتی ہے۔
ये बात बारहा भारत को समझाने की कोशिश की जाती रही है, अभी भी ये कोशिश जारी है। और इसके लिए जो सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं सैयद अली गिलानी, उनका क्या किरदार रहा है इस पर तो हमने आपको आगाह कर दिया। अभी भी बहुत सारे हुर्रियत रहनुमा ऐसे हैं जो इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं ये दुनिया को बताना चाहते हैं, और इसके लिए ये लोग बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ऐसे ही दो सीनियर हुर्रियत रहनुमा इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अब्दुल मतीन साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें हम वेलकम करते हैं। और साथ ही जी हमारे साथ स्टूडियो में हुर्रियत रहनुमा जाहिद अशरफ साहब भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से बात कर रहे होते हैं, अक्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज भी हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल मतीन एंड जाहिद अशरफ साहब। थैंक यू सर आप दोनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो हमारे प्रोग्राम में इस अहम दिन के हवाले से शेख साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी हम सैयद अली गिलानी के हवाले से ये रिपोर्ट देख रहे थे, उनकी क्या खिदमत रही हैं, क्या जिदोजहद रही है, क्या कुर्बानियाँ रही हैं, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, सभी लोग इस बारे में जानते हैं। लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप भी उसी तरह से मकबूजा कश्मीरी के लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं, उसी तरह से आप आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं। वो क्या जज्बा होता है शेख अब्दुल मतीन साहब जो इतनी जिद्दोजहद पर आप लोगों को कारबंद रखता है, आपकी हिम्मत नहीं टूटने देता, आपका हौसला नहीं टूटने देता? क्या जज्बा है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। जब हम मसले कश्मीर को देखेंगे तो हमें टू नेशन थ्योरी पे जाना पड़ेगा, और हमें ये बात पता चलती है कि जब भारत डिवाइड हुआ तो वो टू नेशन थ्योरी पे डिवाइड हुआ है। और इसके साथ जो मकबूजा कश्मीर है, आज जो 27 अक्टूबर है, जिसको कश्मीरी जहाँ पे भी मौजूद है इसको यौम सेह के तौर पे मनाते हैं। ये इसलिए मनाते हैं कि भारत ने कश्मीरियों के ख्वाहिश के बरक्स अपनी फ़ौज को दाखिल किया और ये बात बताया है कि हमने महाराजा से इलाहा किया था। एलिस्टर लैम ने अपनी एक बुक में फ्रोजन ट्रिब्यूनल्स में इस बात को वाज़ह किया है कि पहले फ़ौज दाखिल हुई है, उसके बाद ना ये फ्रॉडुलेंट एक्सेशन हुआ है। इसके साथ ही मैं ये बात भी आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये एक्सेशन होता तो भारत क्यों फिर अक़वाम मुत्तहिदा में गया और इस करारदाद को वहाँ पे लेके गए हैं? इसका मतलब ये है कि भारत का ये जो दावा है ये जाली दावा है। इसीलिए जो कश्मीरी अवाम जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान और कश्मीर जो है हम समझते हैं ये अलग अलग नहीं है। अभी आपने हमारे अपने महबूब कायद जो कि हम में अब मौजूद नहीं है, सैयद अली शाह गिलानी साहब के हवाले से आपने बात की है और उनकी पूरी जदोजहद के हवाले से आपने यहाँ पे वाज़ह किया है उनकी खिदमत क्या रही है। वही वो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, और इस वक्त भी जो इस वक्त कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है वो मसरत आलम भट्ट साहब है। मसरत आलम भट्ट साहब जो है वो 50 साल उनकी एज है और 25 साल उन्होंने जेलों में गुजारी है। और इस वक्त भी अगर हम मसरत आलम साहब को देखेंगे तो इस वक्त भी वो तिहाड़ जेल में, जो बदनामा ज़मानत जेल है, वहाँ पे कैद की ज़िंदगी गुजार है, और इसके साथ बाकी कादीन भी उनके साथ जेल में है। इसीलिए हम देखते हैं कश्मीर और ये पाकिस्तान जो है ये लाज़िम मलज़ूम है। इसीलिए आपने भी देखा है जो कश्मीर की अभी आपने देखा है ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच था, और एक फितरी तौर पे क्योंकि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ है, तो उसी मैच की अगर आप अक्कासी लेंगे तो आपने देखा है कि जगह जगह पे 10 लाख फ़ौजों की मौजूदगी में पाकिस्तान के हक़ में नारे बुलंद हुए हैं और मिठाइयाँ तकसीम हुई है और वहाँ पे पटाखे उन्होंने यानी उड़ाए हैं। शेख साहब हमने ये देखा है, हम इस तरह से के बहुत सारे वाक़यात देखते भी हैं, और उसके बाद यहाँ पर इन यंगस्टर्स के साथ जो किया गया, नौजवानों के साथ जो किया गया, उसको भी हम देख रहे होते हैं। और अगर मकबूजा कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान भी उनके साथ ही खड़ा है। जाहिद अशरफ साहब आपकी जानिब में आना चाहूँगी। अभी शेख अब्दुल मतीन साहब फरमा रहे थे वहाँ के नौजवानों के जज्बे के हवाले से, और जिस तरह से वहाँ के बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जितना ये जज्बा इन नौजवानों का उभारा है, उसको ज़िंदा रखा है, यकीनन क्रेडिट उन्हीं को जाता है। लेकिन आज का जो नौजवान है मकबूजा कश्मीर का, वो अपने बुज़ुर्गों की जब इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देखता है और उसके बावजूद देखता है कि मसला जो है
है, ये गुज़िश्ता 7 दहाइयों से हल नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ है ज़ाहिद अशरफ साहब कि हम देखते हैं कि ये नौजवान मायूस नहीं हो रहा है 7 दहाइयों से होने वाले जुल्म के बावजूद, इसका जज्बा रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है? क्या फैक्टर्स हैं, क्या अवामिल हैं ऐसे जो इन नौजवानों को इतना मुतहर्रिक रखे हुए हैं और इतना वलवला इनका अभी भी हमें जवान दिखाई देता है? ज़ाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक आपने नौजवानों की बात की है, ये वो नौजवान हैं जो इसी गनगरिज के माहौल में बड़े हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के मजालिम सहे हैं। पिछले 32 सालों से हिंदुस्तान ने जिस तरह कश्मीर में जुल्म का बाज़ार गर्म करके रखा हुआ है, ये वो जवान हैं जो इस तमाम जुल्म और जबर के दौरान जवान हुए हैं। इनमें से तकरीबन हर एक ने अपनी गली का, अपने रिश्तेदारों का खून देखा है। तो जाहिर सी बात है, वो इनके पैदाइशी उनके दिलों में ये जज्बा पैदा हुआ है। देखिए, जब हम अपने बड़ों को देखते हैं, हमने तो बंदूक उठाई है उस वक़्त, हमारे बड़ों ने, उन्होंने एक सियासी जद्दोजहद की थी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, मगर हिंदुस्तान ने नहीं मानी उनकी, तो वो उस हद तक गए। फिर जब दूसरी जनरेशन आई, हमने बंदूक उठाई हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। तो जो अब जिस इन 32 सालों में पैदा हो गए, वो तो हिंदुस्तान के किसी जुल्म को, उनको तो समझिए, मतलब वो तो समझते ही नहीं ना हिंदुस्तान के किसी जुल्म को, हिंदुस्तान के किसी जो जबर को। अब ये मतीन साहब बात कर रहे थे, आप देखिए 4 दिन पहले, 3 दिन पहले वहाँ मैच था, पाकिस्तान ने जीता है, तो आप उनका जज्बा देखिए, मतलब 10 लाख फौज के मौजूदगी में वो किस तरह, मतलब वो एक रेफरेंडम है। हिंदुस्तान को क्या चाहिए और हिंदुस्तान क्या चाहता है कि दुनिया को, मतलब क्या चाहिए दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को क्या चाहिए कि किस तरह कश्मीरी क्या चाहते हैं। देखिए, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो उन्होंने किस तरह वहाँ अपने जज्बातों का इजहार किया है। तो ये वो नफ़रत हैं जो हिंदुस्तान ने कश्मीरी नौजवानों के दिलों में बोई हैं, जिसके वो आप फसल काट रहे हैं। तो कश्मीर के हर नौजवान, देखिए इस हमारी तहरीक में सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कश्मीर के नौजवान ने दी है। सबसे ज़्यादा जो खून पेश किया वो कश्मीर के नौजवान ने पेश किया। आज 27 अक्टूबर के हवाले से जो बात हो रही थी, यह वो मनहूस दिन था जब हिंदुस्तान ने एक जालिमाना और एक जाबराना के हैसियत से कश्मीर के सरजमीन पर अपने फौजें उतारी हैं, और तब से लेकर आज तक कश्मीरी अवाम ने हिंदुस्तान के इस जाबराना कब्ज़े को, इस जाबराना जुल्म को नहीं माना है। कश्मीरी अवाम, इससे पहले ये रेफरेंडम कश्मीर में पहले हो चुका था। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने करारदाद इलाहा पाकिस्तान मंजूर की थी पहले ही, तो वो जाहिर सी बात है। उसके बाद हिंदुस्तान ने 7 दहाइयों से जो होता रहा है, 70 सालों से जो होता रहा है, कश्मीर के नौजवानों ने, कश्मीर के बुजुर्गों ने, यहाँ की बेटियों ने, यहाँ की माओं ने, बहनों ने कभी भी उसको तस्लीम नहीं किया है। लेकिन शेख अब्दुल मतीन साहब, अभी जो 2019 में हुआ है, 5 अगस्त के रोज़ हुआ है, जिस तरह से ख़ुसूसी हैसियत जो है मकबूजा कश्मीर की वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उसको भी तो तस्लीम नहीं कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं। उस पर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दी है। लेकिन फिर क्या वजह है कि मोदी सरकार अभी तक अपनी इस ज़िद पे अड़ी हुई दिखाई दे रही है? जब आवाज़ बुलंद की जाती है तो तशद्दुद बढ़ा दिया जाता है। आपको लगता है कि ये मसला हल हो पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान का भी अब यही मुतालबा है। पहले हम मुज़ाकरात को तैयार थे, लेकिन अब हमने साफ कह दिया है, हमारे वज़ीर आज़म साफ ये कह चुके हैं कि जब तक आप 5 अगस्त वाला इक़दाम वापस नहीं लेते हैं 2019 वाला, हमें अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखिए, पहले तो हमें एक बात को याद रखना चाहिए, जब हक और बातिल का मुकाबला होता है, जब जायज़ और नाजायज़ का मुकाबला होता है, तो हमेशा जो है हक जो है उसकी फतह याबी होती है। ये ठीक है कि इसमें बड़ा टाइम लगा है, 70 साल से हम देखते हैं कि मसला कश्मीर उसी तरह अभी लटका हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो सबसे बड़ी वजूहात है वो ये है हिंदुस्तान का स्टेप बॉर्न स्टैंड। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ही खुद अक़वाम मुत्तहिदा में गया इसको केस को लेके। दूसरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो आपने अभी बात की है हमारे महबूब कायद के हवाले से, देखिए उनका भी हम समझते हैं, उनका जो उनको शहीद किया गया या जो उनका कत्ल है वो हिरासती कत्ल था। और हमारे जो अशरफ सहराई साहब जो शहीद हुए हैं, उनका भी वो जेल में बंद था। अभी आपको मैं बताऊँगा मकबूजा कश्मीर में किस लेवल पे इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है और किस लेवल पे जुल्म और जबर हो रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले जो है ज़िया मुस्तफ़ा, आप देख लीजिए, एक लड़का हमारे आज़ाद कश्मीर का जिसकी एज 15 साल टोटल होती है, उसको पता नहीं होता है, वो क्रॉस कर जाता है बॉर्डर को, ये सीज़ फायर लाइन को, और उसको गिरफ्तार किया जाता है। और वो वहाँ पे 2003 से लेके आज तक गिरफ्तार था। लेकिन चंद दिन पहले
एक बंदा जो कि गिरफ्तार है, उसका केस शुपियान के सेशन कोर्ट में भी चल रहा है, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और एक आप इधर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की दिलेरी आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की बेखौफी आप देख लीजिए। इंसान को उनके पास कोई इंसान का कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बंदा जो इतने साल से गिरफ्तार है, उसको वो हिरासत से लेते हैं, अपने मतलब जेल से निकालते हैं और कहते हैं कि आगे एनकाउंटर हुआ है, यानी फर्जी चीज़ें हैं। तो अगर हम इसी फर्जी चीज़ पे बात करेंगे तो हमारे 7,000 से ज़्यादा जो है हिरासती कत्ल हुए हैं। अगर हम मॉलेस्टेशन की बात करेंगे 12,000 से ज़्यादा है। अगर हम बेवाओं की बात करेंगे 22,000 से ज़्यादा है। अगर हम यानी शहादत की बात करेंगे वो 1 लाख से ज़्यादा है। मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा वो ये है, जो आपने बात की है कि हिंदुस्तान ने इतना जुल्म और जबर के बाद भी इतना जुल्म और जबर उन्होंने किया, क्या आज़ादी आ सकते हैं? बिल्कुल हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो ये हक खुद इरादत है, इंशाल्लाह हम इसको हासिल करके रखेंगे और हम ज़रूर आज़ादी हासिल कर लेंगे। अब हमें हिंदुस्तान को देखना है कि वो अगर उसने इसी तरह अपना स्टब बॉर्न स्टैंड रखा है तो आपने देखा है कि हिंदुस्तान में भी अक़लियतों के साथ क्या हशर होता है। इसीलिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये बात उनको सीधी कहा है कि हमें असल में असल हक़ाइक़ पे आना चाहिए। असल हक़ाइक़ क्या है? असल हक़ाइक़ ये है कि मसले कश्मीर को कश्मीरी लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए। और जब हम इसको हल लेकिन करेंगे, इसके लिए इस मुतालबे को मनवाने के लिए पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स कर रहा है, मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन जो किरदार खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को अदा करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। मैं चाहूँगी शेख साहब, इस पर मैं आपकी जानिब भी आऊँगी, जाहिद अशरफ साहब मैं आपसे भी इस पर बात करूँगी, लेकिन अभी शेख साहब जो आपने जिक्र किया ना कि यहाँ की माँओं बहनों बेटियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ के वालिदैन ने किस तरह से अपनी औलादों को गंवाया है, यहाँ के नौजवानों ने किस तरह से अपनी जानें दी हैं, यहाँ कितने बच्चों को यतीम किया गया है, कितने बच्चों की जानें ली गई हैं, क्या कुछ हुआ है गुज़श्ता 7 दिहाइयों के अंदर मकबूजा कश्मीर में। ये सारी चीज़ें नाज़रीन हमारे पास मौजूद हैं। मकबूजा वादी कश्मीर में भारत ने इंसानी हुकूक़ की जो पामालियाँ की हैं, निहत्ते अवाम पर जो तशद्दुद किया है, उसके तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। 80% से ज़ायद मुसलमानों की आबादी के इस खत्ते को भारत ने फ़ौज कशी के ज़रिए ज़ेर कब्ज़ा रखा है। भारतीय फ़ौज ने गुज़श्ता 32 सालों में यहाँ 96,000 के लगभग लोगों को शहीद किया, जबकि 23,000 के करीब ख़वातीन को बेवा किया गया है। आइए मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के हवाले से आपको तैयार की गई एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर। अगस्त 1947 में बरसगीर पाको हिंद से बरतानवी राज के खात्मे के बाद मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान और हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों को हिंदुस्तान में शामिल करने का इह्तमाम किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुओं से मिलकर जूनागढ़, गुरदासपुर, असम, पठानकोट और कश्मीर जैसे मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों को साजिश के तहत हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया। उस वक्त की हिंदू साजिशी अनासर ने कश्मीर के महाराजा को ब्लैकमेल करके मुस्लिम अक्सरियत के इस इलाके को भारत के साथ जम करने के मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान से कबायली लश्कर ने कश्मीर की तरफ पेशकदमी की और दोनों ममालिक के दरमियान जंग का आगाज हो गया, जो आज तक किसी न किसी सूरत में जारी है। भारत ने अपने जबरो इस्तबदाद और जुल्म के हर हथकंडे को इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन आज भी कश्मीर के मुसलमान जज्बा हुर्रियत के साथ उस इंतहा पसंद मुल्क के जबर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। 1999 में पाकिस्तान और भारत ने कारगिल के महाज पर जंग लड़ी है, जो बाद में आलमी कुव्वतों की तरफ से सालसी पर खत्म की गई। 2011 में भारतीय इंसानी हुकूक कमीशन ने 2000 ऐसी कब्रों की निशानदही की, जिससे मुताल्लिक कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि ये वो लोग हैं जिन्हें भारतीय फौज की तरफ से घरों से जबरदस्ती उठाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। 2013 में भारत ने कश्मीरी लीडर अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। 2016 में
महबूबा मुफ्ती को पहली खातून वजीर आला बनाया गया, उसी साल बुरहान वानी को शहीद किया गया और मकबूजा इलाके में भारतीय फौज की तरफ से कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया। कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। 50 दिन तक रहने वाले एहतजाज में 68 कश्मीरी शहीद कर दिए गए और 9000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जबकि कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया था। बुरहान वानी की बरसी के मौके पर भारत की तरफ से तशद्दुद का मुजाहिरा किया गया। बिल्कुल जी, जन्नत नज़ीर वादी में क्या एक जहन्नुम किसी जो सूरत हाल है वो क्रिएट कर रखी है भारत सरकार ने, ये हमने आपको इस पैकेज के अंदर दिखाया है। लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों की जहन्नुम बनाई गई ज़िंदगियां जो हैं, ये अक़वाम आलम को, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? इस पे कोई एक्शन रिएक्शन तो बड़ी दूर की बात है, इस पर बात करते हुए भी बहुत सारी दिक्कत पाकिस्तान को भी पेश आती है। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान जब वहाँ पर बात करना चाह रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ममालिक जो है, खासतौर पर भारत जो है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारी तकलीफें, ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए बहरहाल लास्ट ईयर भी हमने देखा था, इस साल भी हमने देखा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत दो टोक जो वाज़े हमारा मौक़िफ़ है वो इस पर इख्तियार किया है। लेकिन बहरहाल दिक्कत जो है पाकिस्तान के लिए भी वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अब ये तमाम दिक्कतें दूर कैसे होंगी, कब होंगी, होंगी भी या खुदा न खास्ता नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ शेख अब्दुल मतीन साहब, जाहिद अशरफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद अशरफ साहब, क्या कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है? हमने अपने देखने वालों से शेयर किया, ढका छुपा किसी से भी नहीं है, तमाम दुनिया को पता है वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा जो है, जिसकी अपनी करारदादें मौजूद हैं कि जी यहाँ से अफवाज जो हैं वो निकाली जाएँ, जुल्म और बर्बरियत ख़त्म की जाए, यहाँ इस्तिस्वाब राय करवाया जाए, वहाँ के अवाम की राय पूछी जाए, खुद वो उस पर अमल नहीं करवा पा रहा? सर देखिए, ये जी वाक़तन बदकिस्मती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती हैं कि वो कश्मीरी अवाम को उनका हक़ दिलवाने में अपना रोल अदा करें, हिंदुस्तान पे दबाव डालें। तो काम भी हो रहा है। 2 साल पहले हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदुस्तान को मुतनबे किया गया है कि उसमें तमाम चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं कि किस तरह हिंदुस्तान वहाँ इंसानी हुकूक़ के पामालियों में मुलविस हैं। तो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल है, खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की इसमें। तो वक्त आएगा, देखे दुनिया को सुननी पड़ेगी, वरना ये रीजन किसी भी इस वक्त ख़तरे में है हिंदुस्तान की हरदर्मी की वजह से, हिंदुस्तान की जारियाना पॉलिसी की वजह से। तो ये रीजन किसी भी वक्त आइटमी जंग के दहाने पे पहुंच जाएगा और ये रीजन तबाह हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा को इस वक्त देखिए कश्मीर में अमलन जो कश्मीर है इस वक्त 2.5 सालों से जेल हैं, जहाँ 80 लाख लोग कैद हैं, जहाँ उनको बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया है, जहाँ नौजवानों को कत्ल करके उनके लाशें भी उनको लवाकिन को नहीं दी जाती हैं, जहाँ कत्ल करने के बाद उनको क्रेनों से उठाया जाता है। देखिए, ये इंतहा है, दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा जुल्म होता हो कि आप किसी को कत्ल करें। जंग के दौरान भी ये उसूल अपनाए जाते हैं कि अगर आप किसी दुश्मन को कत्ल करें फिर उसकी लाश को उनके लवाकिन को दी जाए, मगर हमारे नौजवानों की लाशों को क्रेनों से उठा के फेंका जाता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए, उन पर जिम्मेदारी आयद होती हैं। देखिए, हम वाहिद लोग हैं जो हिंदुस्तान कहता है हमें आतंकवादी, जो उन्होंने अपने वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी, कहते हैं वो जहाँ दहशत हो, तो वो दुनिया को देखना चाहिए वहाँ रियासती दहशतगर्दी जिस तरह हिंदुस्तान के, वहाँ दहशतगर्द कौन है? वहाँ अगर कोई वर्दी पहनता है इसका मतलब ये नहीं है वो दहशतगर्द है। वहाँ अमलन दहशतगर्द इस वक्त हिंदुस्तान है, अमली दहशतगर्दी उनकी फ़ौज वहाँ कर रही है, कश्मीरी अवाम का जीना उन्होंने महाल किया हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इस बात का नोटिस ले। और कश्मीरी अवाम देखें, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। अगर वो कश्मीरी अवाम के हुकूक नहीं देते तो हमारा एतमाद उन पे उठ जाएगा। तो हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक नाम निहाद इदारा है जो सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए बनाया गया है। नाम निहाद इदारा है। अब अभी तक वाकईतन जो आप बातें कर रहे हैं ना जाहिद साहब, बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देता है, क्योंकि कोई अमली इकदामात नहीं हुए हैं। जो बहुत पहले चीज़ें हो जानी चाहिए थी, यहाँ के अवाम की राय जानी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं बारह कि भाई हम कोई आपसे ये नहीं कह रहे हैं ज़बरदस्ती कि इनको आप पाकिस्तान में शामिल कर दें। पाकिस्तान बिल्कुल भी ये डिमांड नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है
وہ آپ ان سے پوچھیں. اگر وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں حق ہونا چاہیے, انہیں اس کی بالکل اجازت ہونی چاہیے. بہرحال شیخ عبد المتین صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی. اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے؟ زاہد اشرف صاحب نے بھی بتایا, ہم سے بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ بتائیے کہ کیا پھر اب کیا جا سکتا ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جانب سے, مزید پاکستان کی جانب سے یا ان ممالک کی جانب سے جو کہیں نہ کہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ترکی بہت زیادہ متحرک ہوا تھا, اس نے ساتھ دیا ہے, وزیر اعظم کے موقف کے ساتھ اپنا موقف ملایا ہے کہ بالکل جی مقبوضہ کشمیر میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے. لیکن بیانات اپنی جگہ, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مزید اقدامات اگر کیے جائیں تو ریزلٹس ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ان ممالک کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, جو پہلا آپ کا سوال تھا جس پہ آپ نے بتایا تھا 5 اگست کے حوالے سے, اب ہندوستان نے وہ ہر ایک ظلم اور جبر کا وہاں پہ حربہ آزمایا ہے. پیلٹ بھی, بلٹ بھی, کیمیائی ہتھیار بھی, ویپن آف وار کے طور پہ عصمت دری کو بھی ان نے استعمال کیا ہے, پراپرٹی کو بھی نقصانات پہنچایا, ہماری اقتصادیات کو بھی ختم کیا. اب انہوں نے جو 5 اگست کا یہ اقدام اٹھایا ہے وہ اب کشمیریوں کی شناخت پہ حملہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے شاید یہ تحریک نہ یہ کمزور ہو سکے گی. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اور میں ہندوستان کو بتانا چاہوں گا, آپ نے یہ جتنے بھی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. کشمیری جو ہے وہ سب سے امن پسند جو لوگ ہیں وہ کشمیری ہے. کشمیری چاہتے ہیں اس کا ایک ایمسکیبل سولوشن ہونا چاہیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ ہم خود جنگ میں ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ جنگ کی سختیاں کیا ہوتی ہے, اس کے لیے مشکلات کیا ہوتے ہیں, ہم بڑے عرصے سے اس ماحول میں رہے ہیں. تو ہندوستان کو اپنا ایک تو سٹبورن سٹینڈ چھوڑنا چاہیے. دوسری بات جہاں تک اقوام عالم کا تعلق ہے, دیکھیں کشمیر کا جو یہ مسئلہ ہے یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے. جس طرح زاہد صاحب نے بھی کہا ہے, اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹس آئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے. تو جب اتنی رپورٹس ان کی اپنی خود آئی ہے جو بھی ان نے ریموٹ ذرائع سے حاصل کیا, تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد جو اقوام عالم ہے اس کو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے اور بھارت کو ان جو یہ زابرانہ اور ظالمانہ ہونا تو بہت کچھ چاہیے شیخ صاحب, لیکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے, باوجود اس کے کہ بہت ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں, بہت ساری ایفرٹس اور کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ مسئلہ جو ہے جلد سے جلد ہو تاکہ اس پورے خطے میں امن قائم ہو سکے, کیونکہ یہی ایک وجہ ہے کہ 2 بڑی جو پاورز ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن ہے. ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں. جی سر پلیز. یہ بات بھارت ذہن میں رکھ لے, کیا بھارت امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا بھارت کے پاس امریکہ سے زیادہ وسائل ہیں؟ کیا بھارت کے پاس امریکہ سے زیادہ فوجی طاقت ہے؟ نہیں ہے. امریکہ کو بھی افغانستان سے نکلنا پڑا, اور ہم سمجھتے ہیں, کشمیری سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے ماحول ہمارے حق میں نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت مری ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ کشمیریوں کو وہ انسان نہیں سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو کشمیر کی آپ آج بھی تحریک دیکھیں گے وہی جذبہ ہے, وہی نعرہ ہے, وہی ہمت ہے, اور انشاءاللہ ہمیں جب تک حق خود ارادیت نہیں ملتا ہم اسی طرح اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ جی. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی, اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں ان کا حق جو ہے, حق خود ارادیت وہ ضرور ملے گا. بہرحال شیخ عبد المتین صاحب سینئر حریت رہنما ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اسٹوڈیو میں تشریف لائے خاص آج کے دن کے لیے 27 اکتوبر کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, آپ کی یہاں موجودگی کے لیے. زاہد اشرف صاحب سینئر حریت رہنما ہمارے ساتھ, آپ بھی اسٹوڈیو میں موجود تھے, آپ نے بھی اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی بات کی, مختلف جو مظالم ہو رہے ہیں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, کیا کیا جانا چاہیے, اور بھارت سرکار کیا سوچ رکھتی ہے, اس سب پہ بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بات کی. بہت شکریہ زاہد اشرف صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی. دونوں شخصیات شیخ عبد المتین اور زاہد اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بات ہو رہی تھی جی بھارت کے حوالے سے, اور خاص طور پر یہ دونوں شخصیات بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے اقوام متحدہ مسلسل اس مسئلے کو نظر انداز کر رہی ہے, لیکن ایک اور جگہ ہے جہاں اس مسئلے کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور وہ جگہ ہے جی عالمی میڈیا. بالکل, مقبوضہ کشمیر اور یہاں ہونے والے جو بھارتی مظالم ہیں ان کے حوالے سے عالمی میڈیا ہمیشہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتا ہے, جس میں مغربی میڈیا کو بھارتی حکومت کی پشت پناہی بھی حاصل رہتی ہے, اور یہ نہتے کشمیری لوگوں کی آواز بننے کے بجائے غاصب ہندوستانی انتہا پسند حکومت کے پروپیگنڈے کا پرچار کرتا دکھائی دیتا ہے. دنیا کی جو سب سے بڑی جیل ہے اس کے بننے والے علاقے سے جو چشم پوشی کی جا رہی ہے, اور میڈیا کا جو بلیک آؤٹ ہے یہ کیوں ہے, اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, کس طرح سے یہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو خراب کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھی ہیں پیکج کے اندر. یہ پیکج آپ سے شیئر کرتا ہے.
मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की गूंज गुज़िश्ता 74 बरसों से आलमी मीडिया में सुनाई दे रही है। भारतीय जुल्म जबर की अलमनाक दास्तानों की बाज़गश्त के पेश नज़र भारत ने हमेशा इन मुसद्दक़ा इत्तलात पर पर्दा डालने की कोशिश की है। कभी आज़ाद गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर जाने से रोका, तो कभी अपने ही मकामी चैनल्स पर ऐसी खबरें नशर करने पर पाबंदी लगा दी। आज भी मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसका आगाज भारत ने 5 अगस्त के गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम से किया। मगर ये सूरत हाल पूरी दुनिया से ओझल न हुई। आलमी जरीदों और अखबारात ने मुस्लिम मुखालिफ मोदी सरकार पर इस साजिश को बेनकाब किया, जिसका मकसद मजलूम कश्मीरियों को हक की खुद इरादियत से बाज रखना है। ये तमाम सूरत हाल आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की गुज़िश्ता 2 साल की रिपोर्ट्स इस अमर का वाज़ेह सबूत है कि भारत तहरीके आज़ादी कश्मीर को दबाने के लिए हर मुमकिन साजिश और प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसका मकसद आलमी दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना है। यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिका, बरतानिया हो या स्वीडन की पार्लियामेंट, मकबूजा कश्मीर में जारी इनके हुकूक की पामालियों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। मगर भारत इसमें मैं न मानूं की तर्ज अमल पर कारबंद है और मकबूजा कश्मीर के जमीनी हकाइक से आंखें चुरा रहा है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि आलमी कुव्वतें भारत पर दबाव डालें कि वो गैर इंसानी इक़दामात से बाज रहे, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरान इस दबाव राय के तहत कश्मीरी अपनी मंजिल का तयन खुद करें। कश्मीरी अपनी मंजिल का तयन तो कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी बात सुनी कब जाएगी, सुनी क्यों नहीं जा रही है, इसी पर गुज़श्ता कई सालों से बात हो रही है, बहस हो रही है, कोशिशें की जा रही हैं, दुनिया को बताया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। ये खामोशी कब तक बरकरार रहेगी, क्यों है ये खामोशी, ये सारी चीज़ें एक और शख्सियत से जानने के लिए कोशिश की है हमने। ये शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और जो इनके शौहर हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। यासीन मलिक साहब की मैं बात कर रही हूँ। उनकी शख्सियत क्या है, कश्मीर के लिए क्या एफ़र्ट्स हैं, इस वक्त किस हज़ियत में हैं वो, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। उनकी अहलिया मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक किस हाल में हैं, इस वक्त उनके साथ क्या रवैया रखा जा रहा है और ख़ुद मिशाल मलिक क्या कुछ कोशिशें कर रही हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए, ये सारी गुफ्तगू आज हम उनसे करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। मिशाल मलिक साहिबा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज 27 अक्टूबर के दिन पर हमारा ये प्रोग्राम है, ख़ास तौर पर हमने ये डेडिकेट किया है मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए। आज सारे प्रोग्राम में हमने इसी पे बात की है, इसी पे बहस की है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 27 अक्टूबर का जो दिन है, जो आज की तारीख है, इसकी तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अहमियत क्या है, कितना अहम है ये दिन और फिर कितना अहम है इस दिन को इस तरह से मनाया जाना ब्लैक डे के तौर पर? देखिए, बदकिस्मती से 1947 को 27 अक्टूबर को जो एक घिनौना डार्केस्ट चैप्टर है कश्मीर की हिस्ट्री का और जो रूट कॉज मैं समझती हूँ, इंडियन ऑक्यूपेशन जिस दिन से हिंदुस्तान की आर्मी का पहला बूट जमा मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, उस दिन से लेकर अब तक 74 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं और अब तक जो उनकी जो मुसल्ला जो मतलब उनकी जो जबरन तरीके से वो कब्ज़ा कर रहे हैं, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हाईएस्ट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड है और ये वो दिन था जिस दिन ये इसकी शुरुआत हुई थी और उस दिन से लेकर अब तक एक कॉलोनी में तब्दील किया हुआ है हिंदुस्तान ने। और उसके बाद से लेकर अब तक आप देख लें 5 अगस्त, उसके बाद 2019 का एक और डार्केस्ट चैप्टर आया कि 27 अक्टूबर को तो पहले हिंदुस्तान की आर्मी आई 1947 के अंदर और बढ़ती गई, मज़ीद लाखों की तादाद में अब तक बढ़ाई जा रही है। पिछले हफ्ते में भी हज़ारों और हिंदुस्तान की आर्मी के लोगों को वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। मगर उसके साथ साथ 5 अगस्त को हिंदुस्तान की पब्लिक को भी एज एन ऑक्यूपायर वहाँ पे सेटल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, यासीन मलिक साहब की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन हम तक इत्तलात ये भी आती रहती हैं कि उनकी हालत बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई है, लेकिन आपको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। पहले तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि यासीन मलिक की सेहत के हवाले से, उनकी हालत के हवाले से भी आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या आपको बताया गया? बहुत खौफनाक हालात हैं वहाँ पे। जो जुल्म उनके साथ किया जा रहा है, यासीन साहब के साथ ख़ास तौर पे उनको एक डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है। तिहार की एक डेथ सेल 5 बाय 7 फीट की है
اور ان کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, کوئی لیگل ایکسیس نہیں ہے. اور جو بیسک رائٹس ہیں پرزنرز کے, جس کا سگنیٹری ہے ہندوستان جنیوا کنونشنز کے, وہ رائٹس بالکل نہیں دیے جا رہے, کوئی لیگل ایکسیس نہیں ہے. اور فیملی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ ان کی 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے, کوئی بات فون پہ بھی نہیں الاؤ کی جا رہی, نہ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کی ان سے بات نہیں ہوئی ہے. لاسٹ بات کب ہوئی تھی, کچھ یاد ہے آپ کو, کب آپ کو پرمیشن دی گئی تھی ان سے بات کرنے کی؟ میری اور میری بیٹی کی آخری دفعہ ان سے بات ہوئی تھی 22 فیبروری کو 2019 میں. ہماری وہ 10th ویڈنگ اینیورسری تھی اس دن, اور اسی دن انہوں نے ہندوستان کی آرمی ہمارے گھر پہ انہوں نے ریڈ کی, اور وہ واٹس ایپ تھوڑی دیر کبھی کبھی نیٹ وہاں پہ چلتا ہے, تو انہوں نے پھر ہم سے واٹس ایپ کے تھرو بات کی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہندوستان کی آرمی نے یہاں پہ ریڈ کر دی ہے اور اب میں بہت دور جا رہا ہوں. تو اس دوران الیکشن کیمپین چل رہی تھی مودی کی اپنے سیکنڈ ٹینیور ایز پرائم منسٹر کے لیے, اور اس دوران ہی کچھ ہی دنوں کے بعد نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, ہاسٹیلٹیز اور بھی بڑھ گئی تھیں. تو یہ ان دنوں کی بات ہے, اور اس کے بعد آج تک ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی ہماری. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 2 سال سے بھی زیادہ, بلکہ ابھی نیکسٹ فیب جو آنے والا ہے اس میں 3 سال ہو جائیں گے کہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی بات نہیں ہوئی ان سے. اچھا, یہ بھارتی بے حسی جو ہے یہ تو ہمارے سامنے آ گئی, لیکن اب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مشال صاحبہ جو عالمی بے حسی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ تھوڑا تبصرہ فرمائیں. کیا آپ سوچتی ہیں جب آپ اس طرح کا ڈیڈ ری ایکشن دیکھتی ہیں عالمی برادری کی جانب سے؟ دیکھیں, عالمی جو برادری ہے, اصل تو ہمارا جو کیس ہے وہ انٹرنیشنل ہے, اور جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے جو 5 پارٹیز ہیں, ایک تو سب سے پہلی پرنسپل پارٹی کشمیری ہے, اس کے ساتھ پاکستان ہے, ہندوستان ہے اس کے اندر, اور اس کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز ہے اور انٹرنیشنل ورلڈ ہے. تو جب تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا رول نہیں پلے کرے گی افیکٹولی, کہ اس ایشو کو اتنا امپورٹنس نہیں دے گی, تو میں آئی ایم افریڈ کہ جو اس کی ریجنل اور گلوبل اکنامک اور جو سیکیورٹی کاسٹ اٹیچڈ ہیں, میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک اور 27 فیبرری 2019 سے بھی خوفناک جو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے, اس سے بھی کہیں زیادہ ڈینجرس جو ہے وہ حالات بڑھتے جا رہے ہیں, اور جو وہاں ہزاروں کی تعداد میں یوتھ کو دن بدن اریسٹ کیا جا رہا ہے, قتل عام کیا جا رہا ہے, اشرف سرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا, جو خوفناک حالات ہیں, جو سعید علی گیلانی صاحب کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, فورسفلی ان کو بیری کیا گیا ڈیڈ آف دا نائٹ کے اندر, جیسے خدا نخواستہ ان کو کوئی ایبسکانڈر تھے, کوئی ٹیررسٹ تھے, ان کی فیملی کو مارا پیٹا گیا, اسی طریقے سے وہاں پہ ساری لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. اور جو بھی کوئی نیا لڑکا یا لڑکی باہر نکلتا ہے, ابھرتا ہے تحریک کو آگے چلانے کے لیے عوام کے ساتھ, ان کو بھی دبا دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, مسنگ پرسنز میں ڈال کے غائب کر دیا جاتا ہے. تو یہ خوفناک حالات وہاں چل رہے ہیں. اچھا مشال, بھارت سے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو 2019 میں 5 اگست کو قدم اٹھایا گیا, اس سے بھی بری کوئی نہ کوئی چیز وہ کر سکتا ہے, یہ ایکسپیکٹڈ ہے. یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. عالمی برادری کیوں خاموش ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کر لی, لیکن اقوام متحدہ جس کی اپنی قراردادیں موجود ہیں وہ بھی بے بس دکھائی دے رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اقدامات آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہوں گے اقوام متحدہ کی جانب سے اٹھائے جائیں, کچھ ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں بھارت پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہماری قراردادوں پہ عمل تو کریں آپ؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو وائلیشن کی ہے ہندوستان نے, اس کو اس کے ریڈار کے اندر انٹرنیشنل سینکشنز لگنی چاہیے ہندوستان کے اوپر فار وائلیٹنگ انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, UN ریزولوشنز, جنیوا کنونشنز, بائیلیٹرل ٹریٹیز کو انہوں نے توڑا, اس کے ساتھ ساتھ اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا, اور یہاں پہ ٹیکنیکلی جنگل لا چل رہا ہے, اور جس تیزی کے ساتھ جو ہائیسٹ کرائم ان دا ورلڈ ہے وہ جینوسائیڈ ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ ایک منی انڈیا میں تبدیل کیا جا رہا ہے. جب وہاں کی ہم پاپولیشن دیکھ لیں کہ اس کا ریشو کر لیں, تو آکوپیشنل فورسز کے ساتھ ساتھ جو وہاں پبلک کو ڈومسائل دیے جا رہے ہیں وہ 45 لاکھ سے اوپر بڑھ گئے ہیں. تو اگر مزید انہوں نے 50 سے 60 لاکھ وہاں بڑھا دیے تو ہندوستان وہاں ایک میجورٹی میں آ جائے گا, اور پھر اگر وہ پلیبسٹ کراتا ہے 1 سال کے بعد, تو پھر تو ہماری ساری کی ساری جو سٹرگل ہے, جو قربانی ہے, جو خون سے لکھی تحریک ہے, وہ کہاں جائے گی. کیونکہ یہ ایک ایسے وار کرائمز ہو رہے ہیں ایک ایسے نیشن کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر ایک واحد نیشن ہے جس کے اوپر 70 سال سے ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے, جس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے, کوئی آرمی نہیں ہے, کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. تو یہ آئی ایم افریڈ کہ کافن کلیڈ
دیٹ جو موومنٹ ہے پورا کا پورا یہ قبرستان میں تبدیل ہو جائے گا. مشال ملک صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اقوام متحدہ کیا کردار ادا کر سکتا تھا, یہ کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہا, اور اگر یہ کردار ادا نہیں کر پاتا ہے آنے والے دنوں میں بھی تو کیا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ, اس پر بھی آپ بات کر رہی تھیں. بہرحال مشال ملک صاحبہ سوالات بہت سارے ہیں, باتیں بہت سی ہیں جو میں آپ سے کرنا تھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے, حالانکہ ہم نے یہ پورا پروگرام ہی ڈیڈیکیٹ کیا مقبوضہ کشمیر کو, لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئیں. بہرحال بہت شکریہ مشال صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں ہمارے پروگرام کے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنی تھی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج ہم نے بات کی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, 27 اکتوبر کے حوالے سے, جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو جنت نظیر وادی ہے اس پر قبضے کی جو کوشش ہے, جو ابھی تک قبضہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, کس طرح سے کوشش جو ہے کی گئی تھی, اٹیمپٹ کی گئی تھی, اور اس اٹیمپٹ میں ابھی تک جو بھارت ہے اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا رہا ہے. 7 دہائیاں گزر جانے کے باوجود اقوام متحدہ جب کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو پھر باقی تو کیا کسی سے امید لگائی جا سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی امید جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں, مایوس ہو جائیں, یا ہماری جو ایفرٹس ہیں, ہماری جو کوششیں ہیں, خاص طور پر پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے وہ کوششیں یا وہ ایفرٹس جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں. یہ کوششیں, یہ قربانیاں, یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو جذبہ ہے, یہ اسی طرح سے جاری رہے گا. اینڈ وی ہوپ کہ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر جو ہے, یہاں کے لوگ جو ہے بہت جلد آزاد ہو جائیں گے. اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کر رہے ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملیں گے. اپنا بات سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد